वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का आईसी इंजन का 17th लेक्चर है। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है कंबस्जन इन सीआई इंजन। उसमें हमारा पहला टॉपिक है स्टेजेस ऑफ कंबस्जन इन सीआई इंजन। जैसे एसआई इंजन कंबस्जन हम लोगों ने पढ़ा था, तो एसआई इंजन कंबस्जन में हम लोगों ने स्टेजेस पढ़े थे, उसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कंबस्जन इन सीआई इंजन। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कंबस्जन इन सीआई इंजन में यहाँ देखिए डायग्राम है ये आपके पास। इसमें सब मिला के आपके पास 4 स्टेज हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 स्टेज हैं। ठीक है, एसआई इंजन में भी आपके पास कितने स्टेज थे? ठीक है, पहला स्टेज था वहां पे क्या, इग्निशन लैग। यहाँ पे पहला स्टेज का क्या नाम है? इग्निशन डिले। ठीक है, थोड़ा बहुत दोनों एक ही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है सीआई इंजन कंबस्जन और एसआई इंजन कंबस्जन। जैसे आपको पता है कि एसआई इंजन कंबस्जन में हम लोग स्पार्क प्लग यूज करते हैं, लेकिन सीआई इंजन में ऐसा कोई डिवाइस लगता नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेज है इग्निशन डिले। वहाँ पे एसआई इंजन के केस में दूसरा स्टेज का नाम था फ्लेम प्रोपोगेशन या मेन स्टेज। लेकिन सीआई इंजन में यहीं पे 2 स्टेज हो जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज का नाम है रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबस्जन, और थर्ड स्टेज का नाम है मिक्सिंग कंट्रोल्ड कंबस्जन। और एसआई में भी जो एसआई का जो थर्ड स्टेज था आफ्टर बर्निंग, यहाँ पे वो फोर्थ स्टेज है। ठीक है, तो टोटल मिला के 4 स्टेज होता है। ठीक, फर्स्ट वन इज इग्निशन डिले पीरियड, सेकेंड वन इज रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबस्जन, थर्ड वन इज मिक्सिंग और कंट्रोल्ड कंबस्जन, एंड द फोर्थ वन is after burning. Now let us see one by one what are these steps or stages, why are they named so. ठीक है, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कि मोटरिंग कर्व। मोटरिंग कर्व इज द दिस डैश लाइन कर्व इज नोन एज मोटरिंग कर्व। यह मैंने आपको बताया था कि मोटरिंग कर्व इज नॉन फायरिंग, जब आपके पास कोई कंबस्जन नहीं हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, उसके बाद सिर्फ कहीं पे भी कोई कंप्रेशन हो रहा है लेकिन कंबस्जन नहीं हो रहा, तो जब कंप्रेशन होगा उसके बाद फिर से वापस कर्व सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये एक्सिस सिमेट्रिक कर्व होता है। ये जो आपका मोटरिंग कर्व है ये एक्सिस सिमेट्रिक होता है। अगर आप यहाँ पे कोई एक्सिस ड्रॉ करिए टीडीसी के पास, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो टीडीसी पास करेगा, इसके इधर और इसके इधर दोनों तरफ सेम कर्व होता है, लेकिन जो एक्चुअल कंबस्जन कर्व होता है वो एक्सिस सिमेट्रिक नहीं होता। ठीक है, तो मोटरिंग कर्व आपको बताया जा चुका है, इट इज अ प्योर एयर कंप्रेशन कर्व विदाउट एनी कंबस्जन। ठीक है, क्लियर। तो अब चलते हैं वन बाय वन। ये डायग्राम आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। सपोज करिए ये पॉइंट ए है, ऐसे यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, और फिर इसको बढ़ाएंगे पॉइंट डी है, पॉइंट ई है। ठीक है, तो ए टू बी इज फर्स्ट स्टेज, बी टू सी इज सेकेंड स्टेज, सी टू डी इज थर्ड स्टेज, एंड डी टू ई इज फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, कंप्रेशन कर्व और मोटरिंग कर्व दोनों एक ही बात है। अब जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन, और अभी जिस पॉइंट को हमने ए से लेबल किया था या डिनोट किया था, और जो पॉइंट बी है इसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ कंबस्जन। ठीक है, ये जो पॉइंट सी था दिस इज पीक प्रेशर। ठीक है, पॉइंट ए इज स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन, पॉइंट बी इज स्टार्ट ऑफ कंबस्जन, पॉइंट सी इज द पीक प्रेशर। पीक प्रेशर, ठीक है, पीक प्रेशर पॉइंट। क्लियर। बाकी डायग्राम आपको पता है, ये टॉप डेड सेंटर है, ये आफ्टर टीडीसी है, ये बिफोर टीडीसी है। हियर इट इज ए टीडीसी, दिस साइड इट इज बी टीडीसी।
All these factors, all this terminology you have read in the SI इंजन चैप्टर, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोगों को वन बाय वन एक एक स्टेज देखना है कि इग्निशन डिले पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इग्निशन डिले पीरियड जो होता है, देखिए इग्निशन डिले पीरियड यहाँ दो टर्म को मिला के बोलते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल डिले, ठीक है। सेकेंड वन इज केमिकल डिले। इन दोनों के समेशन को, इन दोनों डिले पीरियड जो भी है, इनके समेशन को हम बोलते हैं इग्निशन डिले, ठीक है। टोटल इग्निशन डिले, क्लियर। अब देखिए एसआई इंजन में हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है कार्बोरेटर, ठीक है। इस कार्बोरेटर का क्या काम होता है आपको बताया जा चुका है। ये क्या क्या करता है, एटमाइजेशन, इवेपोरेशन और साथ साथ मिक्सिंग। तो ये काम कार्बोरेटर में होता है, ठीक है। तो फ्यूल टैंक होता है आपका, मान लीजिए ये फ्यूल टैंक है, यहाँ से आपका इनटेक मैनिफोल्ड, यहाँ पे आपका कार्बोरेटर है, उसके बाद आपका कंबस्जन चैम्बर, यहाँ से फ्यूल टैंक से ये, तो कार्बोरेटर में आपकी ये तीनों फिनोमिना हो जाएंगे और ये यहाँ से आपका होमोजीनियसली मिक्स्ड चार्ज जो है वो आपका कंबस्जन चैम्बर में एंट्री करेगा इन केस ऑफ एसआई इंजन, ठीक है। बट इन केस ऑफ सीआई इंजन आपके पास कार्बोरेटर नाम का कोई डिवाइस नहीं होता, ठीक है। ये तीनों के तीनों फिनोमिना जो होते हैं वो यहाँ इस कंबस्जन चैम्बर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। इसी में होंगे तीनों के तीनों, ये तीनों फिनोमिना इसी कंबस्जन चैम्बर के अंदर होंगे। और जब ये फिनोमिना इस कंबस्जन चैम्बर के अंदर होंगे तो इनको हैपन या इनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। और जितना टाइम ये कंज्यूम करते हैं इसी को बोलते हैं फिजिकल डिले, ठीक है। तो फिजिकल डिले का मतलब होता है कि फ्यूल शुड बी एटमाइज्ड, वेपराइज्ड एंड मिक्स्ड विद एयर फॉर अटेनिंग प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल डिले। अब देखते हैं केमिकल डिले। एसआई इंजन के केस में मैंने आपको बताया था कि फ्यूल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर का मतलब कुछ इसमें हैवी हाइड्रोकार्बन होंगे प्लस कुछ लाइट हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक है। ये दोनों होंगे। तो लाइट हाइड्रोकार्बन जो है ये इजली और जल्दी बर्न हो जाते हैं, हैवी हाइड्रोकार्बन थोड़ा लेट में बर्न होते हैं। तो ये हैवी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होकर लाइट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। या यूं कहो कि दोनों का ऑक्सीडेशन होता है और लाइट हाइड्रोकार्बन इजली थोड़ा जल्दी बर्न होता है और जो हैवी हाइड्रोकार्बन होता है ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कन्वर्ट होता है पहले लाइट हाइड्रोकार्बन में फिर बर्न होता है, ठीक है। ये पहली चीज हो गई, ये हो गया मिक्सचर के रिस्पेक्ट में। दूसरा जो होता है कि जैसे जैसे सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो है वो फास्ट होता जाता है, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन खुद में एक्सोथर्मिक होता है, मतलब और टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करता है और ये टेम्परेचर फिर से रिएक्शन रेट को बढ़ाता है, ठीक है। तो इन सब फिनोमेना होने में जितना टाइम लगता है इसको बोलते हैं हम केमिकल डिले, ठीक है। इसको बोलते हैं केमिकल डिले या इसको दूसरे टर्म में बोलेंगे प्री कंबस्जन रिएक्शन, रिएक्शन which will occur before the combustion would actually happens inside the cylinder, that is called as pre combustion reaction, ठीक है। सो प्री कंबस्जन रिएक्शन आपको पता चल गया क्या होता है कि बेसिकली इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस of the oxidation of the
फ्यूल, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्यूल, इसी को बोलते हैं प्री कंबर्जन रिएक्शन बिफोर द कंबर्जन। बिफोर द कंबर्जन एक्चुअली हैपेंस, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्री कंबर्जन रिएक्शन। नाउ अब ऐसा नहीं कि ये पहले फिजिकल डिले होगा फिर केमिकल डिले होगा, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो है एक साथ चलते रहते हैं। सिलेंडर के अंदर आपका जब फ्यूल एंट्री करता है उसी वक्त ये एटमाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो है कंप्रेस्ड एयर होती है जो कि हॉट होती है, और हॉट से थोड़ा सा टेम्परेचर लेके वेपराइजेशन स्टार्ट होता हो जाता है, ठीक है। और जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल आपका एंट्री करता है तो वहाँ पे कुछ आपको टर्बुलेंस और एक टर्म होता है स्वर्ल, ठीक है। स्वर्ल आगे बताएंगे क्या होता है। स्वर्ल टर्बुलेंस का ही एक फॉर्म है स्वर्ल, ठीक है। जैसे टर्बुलेंस होता है जिगजैग वे, स्वर्ल होता है कंट्रोल्ड वे, ठीक है। तो स्वर्ल और टर्बुलेंस दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से फ्यूल जो एटमाइज हो चुका है और वेपराइजेशन के प्रोसेस में है वो एयर में मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एयर में जैसे ही मिक्स होना स्टार्ट होता है, एयर में मिक्सिंग का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो देयर विल बी अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे फिजिकल और केमिकल डिले जो होते हैं ये एक ही साथ होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के समेसन को हम बोलते हैं इग्निशन डिले पीरियड। एसआई इंजन के केस में सिर्फ ये केमिकल डिले होता है, देयर इज नो फिजिकल डिले, because the physical phenomena would occur outside the combustion chamber, actually in carburetor. But in case of CI engine, both physical delay as well as chemical delay would occur in the inside the combustion chamber, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब जब तक कंबस्जन स्टार्ट नहीं होता और फ्यूल जो होता है वो एंट्री करता रहता है इनसाइड द कंबस्जन चैम्बर, मतलब कंबस्जन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये केमिकल डिले और फिजिकल डिले यहाँ पे चल रहा है और यहाँ से फ्यूल एंट्री किए जा रहा है, ठीक है। तो इसके ऐसे में क्या होता है कि इस सिलेंडर के अंदर या कंबस्जन चैम्बर के अंदर काफी मात्रा में फ्यूल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। काफी मात्रा में फ्यूल इकट्ठा हो जाता है क्योंकि सप्लाई लगातार हो रही है और यहाँ से आउट आउट मतलब पहले कंबस्जन होगा तब तो एग्जिट होगा, कंबस्जन ही नहीं हुआ तो एग्जिट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ी मात्रा में यहाँ पे फ्यूल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और जितना भी फ्यूल इस वक्त यहाँ पे इसमें इकट्ठा रहेगा, जितना सारा फ्यूल यहाँ इकट्ठा रहेगा वो मैक्सिमम जो है वो वेपराइज्ड और मिक्स्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि एटमाइजेशन तो नोजल के थ्रू एंट्री करते ही हो जाता है, ठीक है। तो वेपराइज्ड और मिक्स्ड रहेगा इनसाइड द कंबस्जन चैम्बर, ठीक है। अब ये जो फैक्टर है अभी जो हमने आपको समझाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम नॉकिंग पढ़ाएंगे तो इसी पे बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग द इग्निशन डिले पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग द इग्निशन डिले पीरियड a certain amount of fuel is accumulated in the combustion chamber, ठीक है, क्लियर, ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 70 से 95% फ्यूल जो है वो वेपर स्टेट में आ चुका है। अब क्या होगा कि अब एक्चुअल में कंबस्जन स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब इग्निशन डिले पीरियड ओवर हो गया, फिजिकल डिले जितना था सारा वेपराइज्ड हो गया, मिक्स्ड हो गया, ठीक है। केमिकल डिले का मतलब अब उस पॉइंट पे आ चुका है आपका वेपराइज्ड फ्यूल एयर मिक्सचर कि अब जो है वो बर्न होना स्टार्ट होगा। बर्न कैसे होगा वो बताते हैं आप, ये हमने आपको बता दिया एटमाइजेशन, फिर से देख लीजिए एक बार। एटमाइजेशन का मतलब होता है, बताया ये आपको, ड्रॉप जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में टूट जाते हैं, ठीक है। तो वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड वेपर इवेपोरेट वेपर मिक्सिंग का मतलब, ठीक है, वेपर मस्ट मिक्स विद एयर टू फॉर्म
मिक्सचर विद इन द एयर फ्यूल रेंज विच इज कंबस्टिबल। ठीक है, ये बताया जा चुका है, आप समझा दिया मैंने। भी है केमिकल डिले बता दिया हमने आपको, ये फिर से देख लीजिए यहाँ पे। डिकम्पोजिशन ऑफ हैवी हाइड्रोकार्बन इनटू लाइटर कंपोनेंट्स, ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू प्री कंबस्जन रिएक्शन, ये भी बताया आपको। टाइम टेकन फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस टिल द स्टार्ट ऑफ इग्निशन, स्टार्ट ऑफ इग्निशन या स्टार्ट ऑफ कंबस्जन एक ही बात है। इस कंबस्जन स्टार्ट होने के पहले फ्यूल की एंट्री से लेके स्टार्ट ऑफ कंबस्जन के बीच में, एंट्री से लेके कंबस्जन के बीच में जितना भी टाइम लगता है, इसको बोलते हैं हम इग्निशन डिले। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट स्लोली एंड एक्सेलरेट अप टू एक्सेलरेशन, ये बताया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, केमिकल डिले इज यूजुअली लार्ज देन फिजिकल डिले। ओके, इंक्लूड, अब ये इसमें क्या क्या होता है देखो, लार्ज हाइड्रोकार्बन स्मॉलर में टूटता है और कुछ ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, दीज रिएक्शंस कॉज्ड बाय हाई टेम्परेचर एयर आर एक्सोथर्मिक एंड फर्दर द रेज टेम्परेचर, ये सब कुछ बताया जा चुका है। ठीक है, सेकेंड स्टेज पे आते हैं, विच इज रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबस्जन। अब देखिए, सपोज करिए कि ये आपका कंबस्जन चैम्बर है। ठीक है, यहाँ से आपकी फ्यूल की एंट्री हो रही थी और अब ये फ्यूल पूरे कंबस्जन चैम्बर में अलग अलग जगह पे एयर फ्यूल मिक्सचर बना के बिल्कुल उस पॉइंट पे खड़ा है जहां से ये बर्न हो सकता है। ठीक है, ये सारे जितने भी आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 पॉइंट मान लिया हमने बना दिए। ये पांचों के पांचों पॉइंट ऐसे हैं, या ये पांचों के पांचों एयर फ्यूल या फ्यूल एयर का मिक्सचर इस ऐसे पॉइंट पे है जहां से बर्निंग बिल्कुल स्टार्ट होने वाली। तो एसआई इंजन के केस में क्या होता है, यहाँ पे आपने स्पार्क प्लग लगा रखा होता है, यहाँ आप स्पार्क देते हैं और कंबर्जन यहाँ से होते हुए बाकी सिलेंडर में फैलता है। लेकिन सीआई इंजन में क्या है, ये पार्ट आपका मिसिंग है, देयर इज नो स्पार्क प्लग, और ये पांचों पॉइंट जो हैं ये बिल्कुल जलने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है अपने पास। तो ऐसा है नहीं है कि पहले ये जलेगा फिर ये जलेगा। ठीक है, ऐसा है नहीं ये पहले जलेगा फिर ये दूसरे नंबर पे जलेगा, ये तीसरे पे जलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये भी एक नंबर 1 भी जलेगा, नंबर 2 भी जलेगा, 3 भी जलेगा, 4 भी जलेगा और 5 भी जलेगा, और ये सारे एक साथ जलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक की कहानी आएगी, ठीक है, वैसे ही ये पांचों के पांचों जो मिक्सचर है, मिक्सचर के, ठीक है, मिक्सचर का एक चोजन पार्ट है, वो सारे एक साथ बर्न होंगे। ठीक है, मतलब आपके पास सिलेंडर के अंदर 5 जगह से फ्लेम स्टार्ट होगी, यहाँ से भी फ्लेम स्टार्ट होगी, यहाँ से भी स्टार्ट होगी, यहाँ से भी स्टार्ट होगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। स्पार्क प्लग में क्या था, यहाँ न्यूक्लियस बनता था, उसके बाद फ्लेम ऐसे निकलती थी। लेकिन इसमें क्या होगा, डीजल इंजन में या सीआई इंजन में आपके पास 5 जगह है जहाँ पे स्पॉन्टेनियसली कंबस्जन स्टार्ट हुआ और हर जगह से फ्लेम आगे बढ़ेगी, और ये फ्लेम एक दूसरे से टकराएगी भी, टकराएगी तो थोड़ी आवाज़ भी आएगी। इसलिए डीजल इंजन जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है। ठीक है, तो ये कहानी ये हो गई। ठीक है, तो इसको इसी वजह से इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड कंबस्चन, और इसको रैपिड, रैपिड और अनकंट्रोल्ड क्यों बोलते हैं ये भी समझ लीजिए। क्योंकि ये पांचों के पांचों पॉइंट, ठीक है, जब जलेंगे एक साथ, ठीक है, जब ये पांचों पॉइंट एक साथ जब बर्न होंगे या कंबस्ट होंगे, तो इस सिलेंडर के अंदर जितना भी फ्यूल होगा या जितना भी एयर फ्यूल होगा, एयर फ्यूल रेशियो होगा, ठीक है, या जितना भी चार्ज होगा, वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऐसे, ये तो कहने के लिए 5 हैं, पता नहीं कितने होंगे, सैकड़ों होंगे। ठीक है, तो सैकड़ों पॉइंट एक साथ जल गए, तो जितना भी अंदर फ्यूल चार्ज और फ्यूल का रेस वो है मिक्सचर, वो सब एक साथ जलेगा। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी
अंदर का चार्ज कंज्यूम हो जाएगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रैपिड। ठीक है, सॉरी ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज रैपिड। ठीक है, वाई इट इज कॉल्ड एज अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड इसलिए बोलते हैं कि आपको चाहिए, जैसे आपने एसआई में क्या बोला था कि यहाँ से फ्लेम निकलेगी स्पार्क प्लग से और ऐसे ऐसे जाना चाहिए, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड कंबंजन। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टी फ्लेम सिस्टम है। ठीक है, मल्टी फ्लेम सिस्टम में मतलब यहाँ पे भी फ्लेम जल रहा है, यहाँ पे भी जल रहा है, यहाँ पे भी जल रहा है, यहाँ पे भी जल रहा है, और इन जितने भी फ्लेम ये पॉइंट्स हैं, इग्निशन पॉइंट्स हैं, इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप इनको कुछ भी करके कंट्रोल्ड वे में कंबस्ट नहीं कर सकते, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अनकंट्रोल्ड कंबशन। ठीक है, तो ये है कहानी रैपिड और अनकंट्रोल्ड कंबशन की। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ। कंबशन स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ इग्निशन साइमल्टेनियसली, ठीक है, एट मेनी लोकेशन इन द स्लाइटली रिच जोन ऑफ द फ्यूल जेट, वही सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। थर्ड स्टेज की बात करते हैं, मिक्सिंग और कंट्रोल्ड कंबशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए टर्म लिखा हुआ है कंट्रोल्ड, मतलब यहाँ पे जैसे आप चाहेंगे वैसे जलेगा। अब यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा देखिए, ये देखिए जो पीक प्रेशर आ रहा है, दिस पीक प्रेशर, ठीक है, ये आपका अनकंट्रोल्ड कंबशन का बिल्कुल आखिरी पॉइंट है। समझ में आया? लगभग लगभग जब अनकंट्रोल्ड कंबशन खत्म होने पे होता है, उसी वक्त सिलेंडर में वो पीक प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं मिक्सिंग और कंट्रोल्ड कंबशन। कंट्रोल्ड का मतलब होता है जैसे आप चाहें उस हिसाब से सिलेंडर के अंदर कंबशन हो। अब सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी जो है फ्यूल बर्न होना या कंबशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर आपका जो है कंबशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब आपके यहाँ पे आपके पास फ्लेम का न्यूक्लियस है, या यूं कहिए कि फ्लेम ही है आपके पास। ठीक है, तो अब आपको जो प्रेशर मेंटेन करना है इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ से इसकी फ्यूल एंट्री करेंगे। ठीक है, ये है फ्यूल इंजेक्टर, दिस इज योर फ्यूल इंजेक्टर। इस फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल आप इस क्वांटिटी में एंट्री करेंगे कि जो आपके डायग्राम देखिए ऐसे पीक प्रेशर, तो ये पीक प्रेशर के बाद ये प्रेशर जो मेंटेन करना है आपको, कि कितना प्रेशर मेंटेन होना चाहिए हमारे, कितना फोर्स, एक्चुअली कितना पावर आपको जनरेट करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे फ्यूल की क्वांटिटी को एंट्री कराएंगे। ठीक है, तो जब आपकी मर्जी से फ्यूल एंट्री करेगा तो कंबस्जन का जो तरीका होगा या कंबस्जन से जो पावर मिलेगी वो आपके हिसाब से मिलेगी। ठीक है, पहले के केस में पावर क्या था, आप नहीं चाहते हुए भी आपका पावर पीक कर गया था, और उस वक्त आपको पीक पावर नहीं चाहिए, आपको उसके बाद कितना पावर चाहिए वो आप बताएंगे इंजन को, सिलेंडर को। ठीक है, तो जितना पावर चाहिए उतना खाना खिलाना है, यानी उतना फ्यूल देना है, उस हिसाब से आपको पावर मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड कंबर्जन। ठीक है, ये तो कंबर्जन ऑफ द रेस्ट फ्यूल स्टिल बीइंग इंजेक्टेड टू द इंजन सिलेंडर। ठीक है, चलिए अब जो वहां पे ऐसा इंजन के केस में थर्ड था आफ्टर बर्निंग, यहाँ पे फोर्थ है। ठीक है, तो वहां पे भी आफ्टर बर्निंग था, क्योंकि कुछ हाइड्रोकार्बन रह जाते हैं। ठीक है, कुछ गलतियां रह जाती हैं, तो हमेशा परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, तो जो थोड़ा भी बचता है वो धीरे धीरे धुआं के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, आग बुझ जाती है और धुआं निकलता रहता है, कुछ वैसा ही आफ्टर बर्निंग है। ठीक है, ये थर्ड फेज ऑफ कंबशन एक्सटेंड्स ओवर, थर्ड फेज ऑफ कंबशन चैम्बर एक्सटेंड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, मतलब जो आपका थर्ड फेज है ये, अगर ये बहुत लंबा चलता है तो इसी को दूसरा नाम दे दिया गया है आफ्टर बर्निंग, या कुछ किताबों में फोर्थ स्टेज लिखा हुआ है, दोनों बात एक ही है। उसमें अगर आपने इनकरेक्ट रीजंस क्या है किस
इसके रीज़न क्या है, क्यों होता है? इनकरेक्ट फ्यूल ग्रेड, जानते हैं मिलावट का ज़माना है, ठीक है। अगर बिल्कुल प्रॉपर फ्यूल होगा तो आफ्टर बर्निंग का जो स्पैन है वो कम हो जाएगा। बैड एटमाइजेशन, अगर आपका फ्यूल ड्रॉपलेट, ठीक है, ढंग से एटमाइज नहीं हुआ, मतलब ये ड्रॉपलेट्स बड़े बड़े ही रह गए, ठीक है, तो इनका बर्निंग होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। पुअर और एक्सेस पेनेट्रेशन, पुअर पेनेट्रेशन और एक्सेस पेनेट्रेशन दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर आफ्टर बर्निंग। व्हाट इज पुअर पेनेट्रेशन? ये आपका फ्यूल इंजेक्टर है और इसका फोर्स इतना कम है कि यहाँ दीवार से चिपकता हुआ तेल निकल रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रिपिंग, ठीक है। तो अगर दीवार से चिपकता हुआ निकल रहा है, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया कम हो गया फॉर हीट ट्रांसफर, और अगर सरफेस एरिया कम हो गया हीट ट्रांसफर तो इसका कंबस्जन रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये दीवार से चिपकता हुआ चल रहा है तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और ठीक है, एक रीज़न ये हो गया। दूसरा, इसका प्रॉपर वेपराइजेशन नहीं होगा, दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा, क्योंकि ये दीवार से चिपका हुआ है और इसका वेपराइजेशन रेट कम है तो मिक्सिंग नहीं होगी, तो एयर का कांटेक्ट कम होगा, तो इस वजह से भी कंबस्जन थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज पुअर पेनेट्रेशन results in after burning. What is excess penetration? Again, this is your combustion chamber, this is your fuel injector. If the injection force is too high or too large, then the fuel will collide with the opposite wall and the same phenomena will again happen. This is excess penetration. अगर यहाँ से आपने बहुत तेल की धार आपकी बहुत तेज है तो ये आगे वाली दीवार पे टकराएगा और फिर से वही दीवार से चिपकता हुआ ड्रिप करेगा। तो जो केस यहाँ है वही केस यहाँ है, तो दोनों केस में आपका आफ्टर बर्निंग बढ़ जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट फ्यूल टेम्परेचर, ठीक है, ये तो एक सीधी सी बात है। इनकरेक्ट इंजेक्शन टाइमिंग, ये भी सी, अगर आपका इंजेक्शन टाइमिंग सही नहीं है, ठीक है, तो मतलब आपको कब इंजेक्ट करना है, जब यहाँ से ये टॉप डेड सेंटर की तरफ जाने लगे, ठीक है, उसमें अगर प्लस माइनस होता है तो उसी हिसाब से आपका आफ्टर बर्निंग घटता बढ़ता रहता है। इनसफिशियंट एयर सप्लाई, अगर इस सिलेंडर के अंदर सप्लाई एयर की कमी है तो जाहिर सी बात है आफ्टर बर्निंग होगी, क्लियर, ठीक है। क्यों आफ्टर बर्निंग होगी? जब यहाँ से पीक प्रेशर जनरेट हो जाएगा और ये नीचे जाएगा, आपका पिस्टन बीडीसी की तरफ जाने लगेगा तो फिर से आपका, ठीक है, इनलेट वाल्व ओपन होगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा तो एयर आएगा, तो फिर जो एयर होगा वो बचे हुए फ्यूल को बर्न करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अगर इनसफिशियंट एयर सप्लाई है तो सेकेंड, मतलब जो आपका पावर स्ट्रोक है उसमें जो या यूँ कहिए कि जब टीडीसी से बीडीसी तक आ रहा है तो उस केस में जब जो एयर आएगी सप्लाई में वो आपको देगा आफ्टर बर्निंग, ठीक है। कुछ और रीजंस हैं, स्लो बर्निंग, हाई विस्कोसिटी, हाई डेंसिटी, हाई कार्बन कंटेंट may also cause after burning of a serious nature leading to engine damage, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर बर्निंग। अब आफ्टर बर्निंग के क्या इफेक्ट हैं ये देख लीजिए। तो आफ्टर बर्निंग का एक इफेक्ट, सबसे बड़ा इफेक्ट है कि लॉस ऑफ थर्मल एफिशिएंसी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आफ्टर बर्निंग होगी तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है, एग्जॉस्ट, या यूँ कहिए कि आखिरी में अगर बर्निंग होगी तो जो टेम्परेचर और जो प्रेशर, बर्निंग की वजह से जो प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए वो प्रेशर बेकार हो जाएगा, ठीक है। यानी जो पावर आपको मिलनी चाहिए वो पावर बेकार हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आखिरी में जो फ्यूल बर्न होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो एग्जॉस्ट गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, जो आपने फ्यूल बर्न करके एनर्जी प्राप्त करना है आपको, और आपका फ्यूल बर्न हो रहा है और एनर्जी दिए बिना ही सिलेंडर से बाहर हो जा रहा है, तो क्या करेगा? आपकी थर्मल एफिशिएंसी को घटा देगा, ठीक है।
और अगर आफ्टर बर्निंग ज़्यादा है तो आपको पता ही है कि एग्जॉस्ट वाल्व के पास हीट जो है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आफ्टर बर्निंग है, और वो आफ्टर बर्निंग में क्या होगा, जो धुआं बन रहा है वो ज़्यादा गर्म रहेगा और वो एग्जॉस्ट वाल्व से पास करेगा। तो उससे उसके केस में क्या होगा, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व डैमेज होने की संभावना रहेगी। ठीक है। थर्ड वन इज स्मोकी एग्जॉस्ट। सीधी सी बात है, अगर आपका कंबर्जन प्रॉपर नहीं है तो धुआं ज़्यादा आता है, अगर स्टॉकियोमेट्रिक कंबर्जन है तो धुआं कम से कम रहेगा। ठीक है। तो इसको कम करने का एक तरीका है कि अगर आप एक्सेस एयर सप्लाई करें और या ज़्यादा से ज़्यादा इंजन में टर्बुलेंस प्रोड्यूस करें, तो एक्सेस एयर बताया कि अगर कम होगा, अगर एयर सप्लाई कम है या एयर विद इन द कन्वर्जन चैम्बर कम है, फॉर सेकेंड और थर्ड स्टेज में अगर एयर कम है तो क्या होगा, आप जो बाद में एयर आएगी वो आफ्टर बर्निंग में यूज होगी। तो अगर सेकेंड और थर्ड एयर स्टेज में हम एक्सेस एयर रखेंगे तो फ्यूल के पास ऑक्सीडाइज होने के लिए सब सफिशियंट ऑक्सीजन होगा, तो पहले ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आफ्टर बर्निंग की नौबत कम आएगी। ठीक है। और टर्बुलेंस अगर ज़्यादा होगा तो मिक्सिंग अच्छे से होगी, वेपराइजेशन अच्छे से होगा। ठीक है। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो ये आफ्टर बर्निंग का जो स्पैन है, ठीक है, स्पैन ऑफ आफ्टर बर्निंग, ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, ये पोर्शन छोटा होता चला जाएगा। ठीक। तो ये है आपका स्टेजेस ऑफ कंबर्जन इन सीआई इंजन। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए धन ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।